कल हमने डिस्कस किया है कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, कौन सी दो टाइप्स है फिजिकल क्वांटिटीज की, स्केलर क्वांटिटीज क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज क्या है, तो यूनिट क्या है, वो सब कुछ हमने कल डिस्कस किया। एक्चुअली हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हमें क्या डिस्कस करना है, मोशन को डिस्कस करना है। क्या करना है, मोशन को हमें डिस्कस। लेकिन मोशन को समझने के लिए ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीजें जो हम पढ़ रहे हैं मोशन को डिस्कस करने से पहले, इससे क्या होगा, इससे मोशन को अंडरस्टैंड करना इजी होगा। क्या होगा, इजी होगा। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ने वाले हैं कि रेफरेंस पॉइंट क्या है, रेफरेंस पॉइंट। देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी पार्टिकल को, किसी भी पॉइंट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी बॉडी को लोकेट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रेफरेंस पॉइंट। इसको एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करें। देखिए, अगर कोई आपसे पूछे कि आपका घर कहां पे है, आपका घर कहां है, तो आप क्या बोलते हो उसको? आप पहले अपने विलेज का नाम बोलते हो, उसके बाद कोई लैंडमार्क होगा वहां पे, सपोज मस्जिद होगी वहां पे, या वहां पे कोई चिनार का पेड़ होगा वहां पे, या वहां पे हॉस्पिटल होगा, या वहां पे पोस्ट ऑफिस होगा। जो भी लैंडमार्क आपके सराउंडिंग में होगा, आप उसको लोकेट, अपना घर लोकेट करने के लिए आप उसको उस लैंडमार्क का नाम बोलते हो। ठीक है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो ब्रिज हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो पोस्ट ऑफिस हो, चाहे वो स्कूल हो। उससे होता क्या है, उससे ये होता है कि उस बंदे को, जिस बंदे को आपका घर लोकेट करना है, उसको इजी हो जाता है आपका घर लोकेट करना। ठीक है, सपोज अगर मैं किसी से बोलूं कि मेरा घर जो है वो ब्रिज के राइट साइड में, ब्रिज के राइट साइड में, या हॉस्टल है वहां पे, हॉस्टल के राइट साइड में 5 मीटर, जब आप हॉस्टल तक पहुंचोगे, वहां पे आपको राइट टर्न लेना। क्या लेना है, राइट। हॉस्टल पहुंचने के बाद जब आप राइट टर्न लोगे, वहां से 5 मीटर की दूरी पे मेरा मकान है। ठीक है, तो ये जो हॉस्टल जो है ये बन गया रेफरेंस पॉइंट। क्या बन गया, रेफरेंस पॉइंट। इससे क्या होगा, इससे जिस बंदे को मेरा घर लोकेट करना होगा उसको इजी हो जाएगा। वो पहले क्या करेगा, वो हॉस्पिटल तक पहुंचेगा। क्या, कहां तक पहुंचेगा, हॉस्पिटल तक पहुंचने के बाद वो वहां से राइट टर्न लेगा। 5 मीटर जब वो आगे चलेगा, 5 मीटर की दूरी पे वो वहां पे रुकेगा और उसको पता चलेगा कि यहीं पे मेरा मकान है, वहीं पे मेरा घर है। ठीक है, इसको कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। क्या कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट। अगर रेफरेंस पॉइंट नहीं होता, अगर हम उस बंदे को कोई रेफरेंस पॉइंट ना दे दिया, अगर उस बंदे को कोई रेफरेंस पॉइंट ना, उससे क्या होगा, उसके लिए ये डिफिकल्ट हो जाता है मेरा घर लोकेट करना। ठीक है, सपोज मैं उसको बोलूं कि मेरा जो मकान है वो स्कूल के पास है, वो स्कूल के पास है। लेकिन स्कूल के पास कितने घर हो सकते हैं, बहुत सारे घर हो सकते हैं। उसको प्रॉब्लम हो जाएगी मेरा घर कौन सा है वो लोकेट करने में, उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, इसलिए मैं उसको क्या बोलता हूं, मेरा घर कहां पे है, स्कूल के राइट साइड में या लेफ्ट साइड में। जब आप 5 मीटर चलो, 5 मीटर की या 10 मीटर की दूरी पे मेरा मकान लोकेटेड है। इससे क्या होगा, इससे उसको मेरा घर लोकेट करने में इजी हो जाएगा। यही होता है रेफरेंस पॉइंट। क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट। किसी भी पॉइंट को या किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको लोकेट करना होगा, उसके लिए क्या होना चाहिए, रेफरेंस पॉइंट। विदाउट रेफरेंस पॉइंट हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हम उसको लोकेट नहीं कर सकते, हम उसको लोकेट नहीं कर सकते। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट क्या है, यहां पे मैंने इसकी 2 डेफिनेशंस लिखी है। क्या लिखी है, 2। फर्स्ट डेफिनेशन क्या है, fixed point considered in line surface space so that motion can be described easily by locating the position of the object। हमारा मकसद क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट क्यों चाहिए हमें, क्योंकि हमें किसी ऑब्जेक्ट को लोकेट करना होता है। क्या करना होता है, लोकेट करना होता है। ये जो रेफरेंस पॉइंट है ये कोई फिक्स्ड पॉइंट होता है। क्या होता है, फिक्स्ड पॉइंट। सपोज अगर मेरा मकान वो स्कूल के पास है, तो ये जो स्कूल है ये बन गया रेफरेंस पॉइंट। क्या बन गया, रेफरेंस पॉइंट। ये फिक्स्ड है। ठीक है, इसी तरह से अगर मेरा मकान वो हॉस्पिटल के पास है, हॉस्पिटल क्या बन जाता है, वो बन गया रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, किसी ना किसी को मुझे रेफरेंस पॉइंट मान के चलना पड़ेगा। ठीक है, किसी ना किसी पॉइंट को या किसी ना किसी रेफरेंस पॉइंट को मुझे मान के चलना पड़ता है। ठीक है, क्यों मान के चलना पड़ता है, ताकि मुझे जिस ऑब्जेक्ट को, मुझे जिस बॉडी को, मुझे जिस टारगेट को, जिसको मुझे लोकेट करना होगा वो इजी हो जाता है। क्या हो जाता है, इजी हो जाए। अदरवाइज मेरे पास कोई तरीका है ही नहीं, विदाउट रेफरेंस पॉइंट मेरे पास कोई भी तरीका नहीं है, मेरे पास कोई भी मेथड नहीं है कि मैं किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर पाऊं, लोकेट कर पाऊं। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मुझे लोकेट करना होगा, उसके लिए
इंपॉर्टेंट क्या है मेरे लिए, मेरे पास रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। सपोज अगर मैं आपको बोलूं ये जो यहाँ पे ब्लैक बोर्ड है, ये जो मेरे पीछे ब्लैक बोर्ड है, जब आप इसको गौर से देखोगे तो ये ब्लैक बोर्ड नहीं है, क्या है, व्हाइट बोर्ड है। कल के लेक्चर में भी मैंने आपको बोला था ब्लैक बोर्ड, ठीक है, ये जल्दी जल्दी में हो जाता है, लेकिन इसका कलर क्या है, व्हाइट। इसको हम व्हाइट बोर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुराने जमाने में जब हम स्कूल में पढ़ते थे वहां पे कौन सा बोर्ड यूज होता था, ब्लैक बोर्ड। उस पे किससे लिखते थे, चाक से लिखते थे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी में ये सब चीजें हो जाते हैं। मेरे पीछे जो है व्हाइट बोर्ड है, अगर मैं आपको बोलूं मैं कितना दूर हूं, मैं कितना दूर हूं, आपका क्वेश्चन क्या होगा, किससे कितने दूर हो, किससे कितने, क्या आप इस वॉल से बोल रहे हो कितने दूर हो, क्या आप उन बुक से बोल रहे हो कितने दूर हो, ये जो यहाँ पे ये क्या कैमरा है इससे बोल रहे हो कितने, किस पॉइंट से आप बोल रहे हो कि मैं कितना दूर हूं। जब मैं आपको बोलूं मैं इस व्हाइट बोर्ड से कितना दूर हूं, तो आप मुझे बोल सकते हो, ठीक है। आप सीधा ये बोल सकते हो कितनी डिस्टेंस है, आप इजिली लोकेट कर सकते, मेरी पोजीशन क्या है वो आप लोकेट कर सकते। या मैं आपको बोलूं मैं इस बोर्ड के राइट साइड में, इस बोर्ड के राइट साइड में हूं, ये मेरी पोजीशन, जब मैं पोजीशन अपनी पोजीशन चेंज करता हूं विद रेस्पेक्ट टू विच, किसके रेस्पेक्ट में मैं पोजीशन चेंज करता हूं, इस व्हाइट बोर्ड के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज, ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। अब मैं लेफ्ट साइड में आ गया, अब मैं लेफ्ट साइड, लेकिन किसके लेफ्ट साइड में आ गया, बोर्ड के, व्हाइट बोर्ड के लेफ्ट साइड में आ गया। तो रेफरेंस पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मुझे लोकेट करना होगा उसके लिए क्या चाहिए, मुझे रेफरेंस पॉइंट चाहिए, ठीक है। बचपन में आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, जब आप नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, नंबर सिस्टम में आप एक लाइन ड्रॉ कर रहे थे, क्या कर रहे थे, लाइन ड्रॉ कर रहे थे। उस लाइन के राइट साइड में आप एज्यूम कर रहे थे कि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव साइड है, और उसी लाइन के लेफ्ट साइड में आप एज्यूम करके चलते थे, आप कंसीडर करते थे कि ये नेगेटिव वाला साइड है, ठीक है। तो लेकिन बीच में क्या होता था, बीच में एक फिक्स्ड पॉइंट होता था, क्या होता था, फिक्स्ड पॉइंट, जिसे आप ओरिजिन कहते थे, क्या कहते थे, ओरिजिन। ओरिजिन को आप रेफरेंस पॉइंट मान के चलते थे, क्या, ओरिजिन क्या होता था, रेफरेंस पॉइंट। ये जो नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन के राइट साइड में जितने भी डिजिट्स आते थे उनको आप पॉजिटिव कंसीडर करते थे, ठीक है। इसी नंबर लाइन के यहाँ पे जो ये ओरिजिन है, इस ओरिजिन के लेफ्ट साइड में जितने भी डिजिट्स आते थे उनको आप क्या मान के चलते थे, नेगेटिव मान के चलते थे, ठीक है। अगर इसी तरह से यहां पे मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, ठीक है, ये पॉइंट जो यहां पे है, मैं आपको बोलूं कि ये पॉइंट कितना दूर है, ये पॉइंट कितना दूर है, लेकिन आपका क्वेश्चन फिर वही होगा, किससे कितना दूर है, किससे कितना दूर है, क्या मुझसे है, इस व्हाइट बोर्ड से है, या वहां पे जो ये वॉल है इससे है, या कैमरा से है, किससे कितना दूर ये पॉइंट है। लेकिन इसके लिए मुझे सेट करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा, क्या फिक्स करना पड़ेगा, कोई रेफरेंस पॉइंट फिक्स करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कोई रेफरेंस पॉइंट फिक्स करना पड़ेगा। सपोज यहां पे मैं ये रेफरेंस पॉइंट मान के चलता हूं। अब अगर मैं आपको बोलूं ये ए है, ये बी है, ए कितना दूर है बी से, या बी कितना दूर है ए से, ठीक है। ए क्या बन जाता है, रेफरेंस पॉइंट, ए क्या बन जाता है, आप सीधा क्या करोगे, स्केल आओगे, यहां से यहां तक इसको मेजर करोगे, जो भी डिस्टेंस होगी आप मुझे बोलोगे, इजीली बोल सकते हो कि बी कितना दूर है ए से, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 2 सेंटीमीटर, वट एवर इट विल बी, आप सीधा मुझे बोल सकते हो। लेकिन विदाउट दिस रेफरेंस पॉइंट, ए के बगैर आप नहीं बोल पाओगे कितना दूर है बी, ठीक है, क्योंकि आपको कंफ्यूजन हो जाएगा किससे कितना दूर है, बाहर वो प्लांट है वहां पे, क्या उससे इतना उसकी बात मैं कर रहा हूं, या इस कैमरे की बात कर रहा हूं, या अपनी बात कर रहा हूं। जब तक मैं कोई फिक्स्ड पॉइंट इसके लिए क्या सेट करूं, तब तक मैं कोई आंसर नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। ये बचपन में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब अगर मैं इसी फिक्स्ड पॉइंट को अगर मैं चेंज करूं, अगर मैं इस फिक्स्ड पॉइंट को चेंज करूं, सपोज अभी तक ये यहां पे था, अब मैं इसको यहां पे लेता हूं, अब मैं इसको यहां पे, इससे क्या होगा, इससे ये जो डिस्टेंस है ये वेरी हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। सपोज मेरा घर यहां पे है, ये मेरा घर है, और यहां पे क्या है, यहां पे स्कूल है, क्या है, स्कूल है। अगर मैं आपसे बोलूं कि स्कूल कितना दूर है, स्कूल कितना दूर है, स्कूल कितना दूर है, लेकिन किससे कितना दूर है, वो पहले फिक्स करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। ये यहाँ पे मेरा घर है, इसी तरह से यहाँ पे मान के चलो ये गार्डन है, क्या है, गार्डन है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि स्कूल कितना दूर है, आपका क्वेश्चन क्या होगा, किससे कितना दूर है, इसका रेफरेंस पॉइंट क्या है, रेफरेंस पॉइंट या तो मेरा घर हो सकता है, रेफरेंस पॉइंट या तो गार्डन हो सकता है, रेफरेंस पॉइंट या तो हॉस्पिटल हो सकता है, रेफरेंस पॉइंट या तो मस्जिद हो सकती है,
कोई भी फिक्स्ड पॉइंट जब आप फिक्स करोगे, जब आप उसको कंसिडर करोगे, ठीक है, उसी को मान के चलोगे, वो बन जाता है रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, उसके बगैर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को लोकेट नहीं कर पाओगे, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को लोकेट नहीं कर पाओगे। अगर मुझे स्कूल लोकेट करना होगा, उसके लिए मुझे क्या चाहिए? रेफरेंस पॉइंट चाहिए। या तो मेरा घर होगा, या हॉस्टल होगा, या गार्डन होगा। ठीक है, अलग अलग कंडीशन है। अगर मैं घर को मान के रेफरेंस पॉइंट मान के चलूं, यहां से यहां तक की डिस्टेंस वो अलग होगी। अगर मैं गार्डन को मान के चलूं, इनकी डिस्टेंस अलग होगी। अगर मैं किसी दूसरी चीज को मान के चलूं, उनकी डिस्टेंस अलग होगी। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट ये था कंसेप्ट किसका? रेफरेंस पॉइंट का। अब जो मैंने यहां पे डेफिनेशन लिखवाई है, इसी की मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा था। क्या है डेफिनेशन? इट इज अ फिक्स्ड पॉइंट, इट इज अ फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, कंसिडर, इसको हम मान के चलते हैं, इसको हम मान के चलते हैं। ठीक है, मान के चलना पड़ता है। जो भी आप फिक्स करोगे किसी रेफरेंस पॉइंट के, फिर उसी को मान के हम चलते हैं। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को लोकेट करने के लिए वही हम कंसिडर करते हैं। कहां पे करना पड़ता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को लोकेट करने के लिए कहां कहां हम उसको लोकेट कर, हम किसी लाइन में उसको लोकेट कर सकते हैं। कहां पे? लाइन, यानी 1D। जब 1 डायमेंशनल में हम उसको लोकेट करें, उसको कहते हैं लाइन। क्या कहते हैं? लाइन। या सरफेस पे, या सरफेस पे, या स्पेस में, या स्पेस में। सपोज जब बर्ड्स फ्लाई करते हैं, वो ऊपर भी, नीचे भी, दाएं भी, बाएं भी, हर डायरेक्शन में वो क्या मूव करते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं 3 डायमेंशन। क्या कहते हैं? 3 डायमेंशन। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को, जब भी हम किसी पॉइंट को, जब भी किसी पार्टिकल हो, जब भी किसी बॉडी को हमें लोकेट करना होगा, हमें लोकेट करना होगा। किस में लोकेट करना है? या तो लाइन में लोकेट करना है, या सरफेस में लोकेट करना है, या स्पेस में लोकेट करना होगा। क्यों? उससे क्या होता है कि उससे इजी हो जाता है। क्या इजी हो जाता है? कि किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन लोकेट करना, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन लोकेट करना, उसी को हम मान के चलते हैं कि यही क्या है? रेफरेंस पॉइंट है, यही रेफरेंस पॉइंट है। दूसरी डेफिनेशन इसके क्या है? पॉइंट फ्रॉम विच चेंज इन पोजीशन इज ऑब्जर्व्ड, चेंज इन पोजीशन इज ऑब्जर्व्ड। ये वो पॉइंट होता है, रेफरेंस पॉइंट, या वो पॉइंट होता है जिससे हमें क्या पता चलता है कि देयर इज ए चेंज इन पोजीशन, देयर इज ए चेंज इन पोजीशन। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट यहां पे ले लो, सपोज ये ए है, ये बी, ये सी। ठीक है, देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं B कितना दूर है A से, B कितना दूर है A से, मैंने किसको रेफरेंस पॉइंट यहां पे माना? A को। मैंने रेफरेंस पॉइंट क्या माना? A को। इनकी डिस्टेंस जो होगी, इनकी डिस्टेंस जो वो अलग होगी। लेकिन अगर मैं अब रेफरेंस पॉइंट को चेंज करूं, अगर मैं अब रेफरेंस पॉइंट को चेंज, इससे क्या होगा? इससे पोजीशन चेंज होगी, इससे पोजीशन चेंज होगी। क्या होगी? पोजीशन चेंज। ठीक है, अब C और B के बीच में जो डिस्टेंस है वो अलग होगी। ठीक है, जब हम रेफरेंस पॉइंट को चेंज करते हैं, उसकी पोजीशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है। ठीक है, जब मैं रेफरेंस पॉइंट, मेरा रेफरेंस पॉइंट अभी व्हाइट बोर्ड था, अब मैं अगर आपसे बोलूं कि आप मुझे बोलो कि मैं उन बुक्स से कितना दूर हूं, अब क्या बन गया रेफरेंस पॉइंट? वो बुक्स बन गई रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, ये था किसका कॉन्सेप्ट? रेफरेंस पॉइंट। ये समझना जरूरी था, क्योंकि इससे आपको मोशन समझना इजी हो जाएगा। ठीक है, जब हम रेस्ट और मोशन डिस्कस करेंगे, वो आपके लिए इजी हो जाएगा। अब आप मुझे बोलो, जब आप सराउंडिंग में देखते हो, तो सराउंडिंग में आप क्या ऑब्जर्व करते हो? सराउंडिंग, आप मुझे बोलो कि सराउंडिंग में आप क्या देखते हो, क्या सराउंडिंग में आप ऑब्जर्व क्या करते हो? ठीक है, आप डिफरेंट इवेंट्स ऑब्जर्व करते हो, आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑब्जर्व करते हो। ठीक है, सपोज ये यहाँ पे प्लांट्स है, आप इनको भी ऑब्जर्व करते हो, मैं आपके सामने खड़ा हूं, मुझे भी ऑब्जर्व करते हो, आप स्टार्स भी देखते हो, आप सन भी देखते हो, आप यानी यहाँ पे ये बुक्स है, आप इनको भी ऑब्जर्व करते हो, डिफरेंट इवेंट्स भी ऑब्जर्व करते हो, और आप तो सराउंडिंग में आप क्या ऑब्जर्व करते हो? डिफरेंट इवेंट्स ऑब्जर्व करते हो, और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को भी ऑब्जर्व करते हो। ठीक है, सपोज वहां पे स्टूडेंट्स है, क्या आपकी ऑब्जर्वेशन क्या होते हैं? आपको लग रहा है कि ये रेस्ट में है, ये रेस्ट में। इसी तरह से आप ऑब्जर्व करते हो कि ये जो व्हीकल्स हैं, या कार, साइकिल वगैरह, ये क्या है? आपको लग रहा है कि क्या है? ये मोशन में है, मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें समझना है कि मोशन एक्चुअली में होता क्या? मोशन एक्चुअली में होता है। ठीक है, ये जो मोशन है, इससे हम डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, ठीक है, तो आपको डिफरेंट ऑब्जेक्ट, जब आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करते हो, डिफरेंट इवेंट्स को जब आप ऑब्जर्व करते हो, तो आप वहां पे इन्फर कर सकते हो कि कौन सा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है,
कौन सा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कौन सा ऑब्जेक्ट मोशन में है। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो रेस्ट क्या है, किस ऑब्जेक्ट को हम बोल सकते हैं कि ये रेस्ट में है, किस ऑब्जेक्ट को हम बोल सकते हैं कि ये मोशन में है। ठीक है, देखिए अगर आपने देखा होगा, सपोज मैं अभी यहां पे मूव कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मूव कर रहा हूं। अगर मैं आपसे पूछूं क्या मैं रेस्ट पे हूं कि मूव कर रहा हूं, आपका आंसर क्या होगा कि मैं मोशन में हूं। लेकिन अगर मैं ऐसे बैठा हूं, अगर मैं आपसे पूछूं क्या मैं मोशन में हूं कि रेस्ट में, आपका आंसर क्या होगा, रेस्ट में हूं, रेस्ट में हूं। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको दूसरे अभी ऑब्जर्वर कौन था, मुझे कौन देख रहा था, मुझे कौन ऑब्जर्व कर रहा था, आप ऑब्जर्व कर रहे थे। ठीक है, लेकिन अगर ऑब्जर्वर चेंज हो जाएगा, अगर ऑब्जर्वर चेंज हो जाएगा, सपोज अगर कोई बंदा अब वो चांद पे चला गया, कहां पे चला गया, मून पे चला गया। जब वो मून पे देखेगा उसको लगेगा ये जो अर्थ है, ये जो अर्थ है, अर्थ के साथ साथ जो भी ऑब्जेक्ट्स इसमें वो सारे क्या है, मोशन में, क्या है, मोशन में। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे बुक्स है, मुझे क्या लग रहा है कि ये जो बुक्स है ये स्टैटिक है, स्टेशनरी है, क्या है, ये मूव नहीं कर रही है। लेकिन जब मैं इन्हीं बुक्स को कहां पे ऑब्जर्व करूं, मून पे जाके ऑब्जर्व करूं, वहां पे ये बुक्स इनके साथ साथ ये जो पूरी अर्थ है ये भी मुझे मोशन में लगेगी। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं कहूं कि यहां पे एक टेबल है, क्या है, टेबल है, इस टेबल के ऊपर कोई बुक है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये बुक जो इस टेबल पे, क्या ये स्टेशनरी फॉर्म है या किस स्टेट में है, मोशन किस स्टेट में है, आपका आंसर सिंपल होगा कि ये रेस्ट की स्टेट में है। ठीक है, लेकिन जब हम इसी टेबल को, इसी बुक को जब हम कहां से ऑब्जर्व करेंगे, मून से जब हम इसको ऑब्जर्व करेंगे तो वहां पे हमें क्या लगेगा, इस टेबल को या इस बुक को जब आप कहां से ऑब्जर्व करोगे, मून से, मून पे जाके जब आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्या लगेगा, आप उस वक्त बोल सकते हो कि ये जो बुक है ये किस में है, मोशन में है। ठीक है, तो अब हम यहां पे सिंपली कह सकते हैं ये जो मोशन है, क्या होता है मोशन में, क्या होता है कि मोशन इट इज द change in position of an object. Motion is the change in position of an object with respect to time and with respect to observer. With respect to time क्या है, ये आपको easily समझ आएगा, लेकिन important क्या है समझना, with respect to observer, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम देखेंगे या सिंपली अब हम कह सकते हैं, अब हम कंक्लूड कर सकते हैं कि यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स है, यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स है वो ना तो एब्सोल्युटली रेस्ट में है, ना वो एब्सोल्युटली किस में है, मोशन में। डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, ऑब्जर्वर पे डिपेंड कर रहा है। दूसरी एग्जांपल जिससे आप यहां को ये इजी हो जाएगा समझना, देखिए अगर कोई बस चल रही है, अगर कोई बस चल रही है, ठीक है, ये रोड है, रोड के ऊपर क्या चल रही है, बस चल रही है, आप यहां पे बैठे हुए हो, आप यहां पे इसको ऑब्जर्व करें। अगर मैं आपसे बोलूं क्या ये बस मोशन में है कि रेस्ट में, आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा ये जो बस है ये किस में है, मोशन में है, किस में है, मोशन में। लेकिन अगर इस गाड़ी में, अगर इस बस में कोई पैसेंजर बैठा हुआ है, उस पैसेंजर के साथ साथ यहां पे बस का कंडक्टर वो भी इसमें बैठा हुआ है। ठीक है, जब मैं आपसे पूछूं कि ये बस, मैंने आपसे पूछा था, आप यहां पे बैठकर इसको ऑब्जर्व कर रहे थे, आपको लग रहा था कि ये जो बस है ये मोशन में, ये क्यों मोशन में, क्योंकि इट चेंज इट्स पोजीशन, इट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू व्हाट, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ये हम अभी जब हम इसके डेफिनेशन देखेंगे वहां पे अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। If the bus changes its position with respect to time, then we can say that this bus is in the motion. And if the bus changes its position with respect to the observer, we can then also we can say that this bus is in motion. This bus is in motion. लेकिन अब सेकंड केस लीजिए, अब केस सेकंड लीजिए, चलो छोड़िए, आपकी ऑब्जर्वेशन होगी खत्म, आपकी ऑब्जर्वेशन होगी खत्म। अब बस में जाके देखते हैं, अब बस में जाके देखते हैं, बस में क्या देखते हैं, अगर वहां पे बस का कंडक्टर बैठा हुआ है और वहां का पैसेंजर बैठा हुआ है, अगर मैं कंडक्टर से पूछूं क्या ये बस मोशन में है, उसको क्या लगेगा, क्या बस मोशन में है, बस मोशन में ही लगी, बस मोशन में, बस मोशन में लगी। लेकिन उसके साथ में जो ये बैठा हुआ पैसेंजर है, क्या उसको वो लगेगा कि ये मोशन में है कि ये रेस्ट पे, क्या लगेगा, रेस्ट पे, ये रेस्ट पे। ठीक है, ये अब क्या हुआ, जब मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा था मुझे बस भी मोशन में लग रही थी और बस में जो पैसेंजर्स है इंक्लूडिंग बस कंडक्टर, मुझे वो भी मोशन में लग रहे थे। लेकिन जब मैंने ऑब्जर्वर को चेंज किया, जब मैंने ऑब्जर्वर को चेंज किया, ऑब्जर्वर को चेंज करने से क्या हुआ,
कंडक्टर बोल रहा है कि ये जो पैसेंजर है ये रेस्ट पे है, और जो पैसेंजर है वो बोल रहा है कंडक्टर भी रेस्ट पे। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो मोशन है, मोशन इज अ चेंज ऑफ पोजीशन, मोशन इज अ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसकी पोजीशन चेंज हो रही है? ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है, या किसी बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है, या किसी पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो रही है, या किसी पॉइंट की पोजीशन चेंज हो रही है। फिजिक्स में यूजुअली हम ये सारे टर्म्स इंटरचेंजेबली हम इनको यूज कर सकते हैं, चाहे पार्टिकल बोलो, चाहे पॉइंट बोलो, चाहे बॉडी बोलो, चाहे ऑब्जेक्ट बोलो, इन सब का मीनिंग एक ही होता है, इन सब का मीनिंग एक ही होता है। ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, किसके रेस्पेक्ट में चेंज कर रहा है? विद रेस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। समझाना मुझे यहां पे ये है कि जब ऑब्जर्वर चेंज हो जाता है उससे क्या होता है? उससे क्या होता है? उससे सिचुएशन चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है? सिचुएशन चेंज। जो चीज हमें लग रहा था कि ये मोशन में, वही चीज फिर हम बोलते हैं कि नहीं ये किसमें? रेस्ट में। जो चीज हमें पहले लग रही थी कि ये मोशन में, वही चीज लग रही है रेस्ट में। जो लग रहा था कि ये रेस्ट में, वही लग रहा है कि किसमें? मोशन में। ये किससे होता है? ये सब कुछ होता है कि जब हम ऑब्जर्वर को क्या करते हैं? जब हम ऑब्जर्वर को चेंज करते हैं। ठीक है, जब हम रेफरेंस पॉइंट को चेंज करते हैं, मतलब हम सीधा ऐसे कह सकते हैं कि जब रेफरेंस पॉइंट को चेंज करते हैं उससे क्या होता है कि उससे कंडीशन चेंज हो जाती है। ठीक है, अब देखिए ये जो मोशन है इसकी दो स्टेट्स है, इसकी दो स्टेट्स है। जैसे कि हम केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे कि मैटर की कितनी स्टेट्स है? 5 स्टेट्स है, लेकिन यहाँ पे वो वाली स्टेट्स हमें नहीं देखनी है, यहाँ पे वो वाली स्टेट्स नहीं देखनी है। यहाँ पे कौन सी स्टेट्स देखनी है? यहाँ पे हमें मोशन की स्टेट्स देखनी है। कौन कौन की स्टेट है मोशन की? एक है स्टेट ऑफ रेस्ट, एक है स्टेट ऑफ रेस्ट, दूसरी कौन सी स्टेट है? स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन। किस चीज को हम बोल सकते हैं कि ये मोशन में, किस चीज को हम बोल सकते हैं कि ये रेस्ट में? इसके लिए हम सिंपल सी डेफिनेशन देखेंगे। क्या देखेंगे? सिंपल सी डेफिनेशन। देखिए रेस्ट क्या होती है? रेस्ट कौन सी स्टेट है? इट इज अ स्टेट ऑफ ए बॉडी, इट इज अ स्टेट ऑफ अ बॉडी इफ इट डज नॉट change its position with respect to time and with respect to observer। अगर कोई बॉडी, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर, किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में एंड विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, उस बॉडी को हम बोलते हैं कि दिस बॉडी इज इन रेस्ट, दिस बॉडी इज इन रेस्ट। इसको समझने के लिए यहां पे एक एग्जांपल देखते हैं। इसको समझने के लिए यहां पे एक एग्जांपल, कौन सी एग्जांपल? देखिए सपोज ये यहां पे प्लांट्स है, ये यहां पे स्टोन है। ठीक है, अब विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम होता है कि जब टाइम इंक्रीज होता जाएगा, जब टाइम इंक्रीज होता जाएगा, क्या ये ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? टाइम कभी रुकता नहीं है, टाइम कभी रुकता नहीं, टाइम हमेशा बढ़ता रहता है, टाइम हमेशा बढ़ता रहे। जब हमने क्लास स्टार्ट किया, क्लास स्टार्ट करने से पहले टाइम क्या था? 4:30, लेकिन अभी का टाइम क्या है? वो डिफरेंट है, वो डिफरेंट है। ठीक है, अब हम इस टाइम को पॉज नहीं कर सकते, हम टाइम को पॉज नहीं कर सकते, टाइम हमेशा बढ़ता रहता है। क्या टाइम के बढ़ने के साथ साथ क्या इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन उसकी चेंज हो रही है, या उसकी ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है टाइम के बढ़ने के साथ साथ, हम कह सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट ये किसमें है? किसमें है? मोशन में है। किसमें है? मोशन में। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम बढ़ने के साथ साथ अगर उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है, हम सिंपली कहते हैं कि यह ऑब्जेक्ट किसमें है? रेस्ट में। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन यह है कि दैट if it changes its position with respect to observer, if it changes its position with respect to observer, मतलब क्या हुआ इसका? ये यहाँ पे प्लांट है, आज भी मैंने इसको यहीं पे देखा, 10 साल पहले भी ये यहीं पे था। ठीक है, इसी कंडीशन में था, ऐसा था, तब थोड़ा छोटा था, आज बड़ा हो गया, आज बड़ा, लेकिन जहां पे था आज भी वहीं पे, आज भी वहीं पे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे मेरे सामने यहाँ पे कोई बस चल रही है, मेरे सामने यहाँ पे कोई बस चल रही है। अभी जब मैंने बस को देखा, यहाँ पे वो चल रही है, 5 मिनट के बाद वो बस यहाँ पे मुझे देखने को नहीं मिलती है। क्यों देखने को नहीं मिलती है? बिकॉज दैट वाज इन मोशन, दैट वाज इन मोशन। तो टाइम बढ़ने के साथ साथ 5 मिनट पहले वो यहाँ पे थी, टाइम बढ़ जाएगा, वो कहीं और पहुंच जाएगी। ठीक है, वो कहीं और पहुंच जाएगी, उसको कहते हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम।
टाइम बढ़ता गया, बस मोशन में थी, उसकी पोजीशन भी चेंज होती गई। लेकिन बस में जो पैसेंजर्स थे उनके लिए टाइम बढ़ता रहा है, टाइम बढ़ रहा है, लेकिन उनको क्या लग रहा है, हम सभी इसी बस में है, ठीक है। उनको जो उनके को पैसेंजर्स होते हैं बस में, तो वो अपने आप को क्या कंसिडर करते हैं कि हम रेस्ट में, ठीक है। ये होती है स्टेट ऑफ रेस्ट। क्या है स्टेट ऑफ रेस्ट? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इट डज नॉट change its position with respect to time and with respect to observer, उससे हम क्या कहते हैं? उससे हम कहते हैं रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट। इसी तरह से स्टेट ऑफ मोशन सिंपल है। स्टेट ऑफ मोशन क्या है? इसके अपोजिट में है। इफ एन ऑब्जेक्ट change its position with respect to time and with respect to observer, if an object change its position with respect to time and with respect to observer, उसको हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि वो बॉडी किस में है, वो ऑब्जेक्ट किस में, मोशन में है। सपोज जो मैंने एग्जांपल जो अभी आपको समझा रहा था, अभी यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, किस पोजीशन पे है? पोजीशन ए पे। टाइम कितना है? टाइम इज 0 सेकंड। अभी कुछ टाइम के बाद सपोज t इज इक्वल 30 सेकंड्स, 30 सेकंड्स के बाद ये ऑब्जेक्ट जो अभी किस पोजीशन पे था? ए पोजीशन पे था। 30 सेकंड्स के बाद ये कहां पे पहुंचता है? पोजीशन बी। उसको हम क्या पोजीशन पे था? टाइम कितना था? t इज इक्वल टू 0। अब इसने ट्रेवल करना स्टार्ट किया। कुछ टाइम के बाद सपोज 30 सेकंड्स के बाद ये किस पोजीशन पे पहुंच गया? पोजीशन बी। टाइम बढ़ता गया। अभी टाइम t इक्वल टू 0 था, अभी 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 30 सेकंड्स पे ये किस पोजीशन पे इसने स्टॉप किया? बी पोजीशन पे। मैं कह सकता हूं यहां पे इसको कौन ऑब्जर्व कर रहा था? यहां पे मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा था, ठीक है, मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा था। तो दोनों कंडीशन यहां पे सेटिस्फाई हो जाती है। फर्स्ट कंडीशन इज दैट द ऑब्जेक्ट इट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन फ्रॉम ए टू बी with respect to time. When there is increase in the time, when there is change in the time, this object it also changes its position. Position. This is the first criteria. If we have to say that if an object is in motion or it is at rest, then it should fulfill two criteria. First one is that the object it should change its position. But with respect to what? With respect to time and with respect to observer. First condition it is fulfilled, or first criteria it is fulfilled. Now we will look at the second criteria. Second criteria is that it should change its position with respect to observer. मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा था, ये पोजीशन ए पे था, मुझे लग रहा है कि हाँ ये चल रहा है, ये मोशन में है, ये अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा था। अभी ये मेरे नजदीक था, लेकिन जितना ये आगे बढ़ता गया ये मुझसे दूर होता जा रहा है, मुझसे जब आप डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे, सपोज ए से जहां पे मैं बैठा हूं इसको मान के चले ये सी है, ये पॉइंट सी है। ए और सी के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो सपोज कीजिए वो 3 मीटर है। कितनी मीटर्स है? 3 मीटर्स है। लेकिन जब भी अपनी पोजीशन को आप चेंज कर रहा है, मुझसे दूर हो रहा है, जब आप इस डिस्टेंस को मेजर करोगे बी टू सी, ये सपोज 7 मीटर है। कितना है? 7 मीटर। तो मैं कह सकता हूं कि ये पोजीशन चेंज कर रहा है, ठीक है। लेकिन अब विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर जो क्राइटेरिया ये इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है, इसलिए मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की। तो अभी मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा था। आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, ये थोड़ा बोर्ड में परेशानी हो जाए, ये बार बार गिर जाता है, तो कल इसको हम फिक्स करेंगे, तो कल से ये प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए बार बार इसको पॉज करना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते। कहां पे हम पहुंचे थे? क्या मैं बोल रहा था? जब ये इसकी पोजीशन हम डिस्कस करें, ठीक है। तो अभी मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा था कि मुझे लग रहा था कि क्या हो रहा है, इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। क्या हो रही है? चेंज हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ये यहां पे जो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए है, इसी के साथ में दूसरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए नहीं है बल्कि ऑब्जेक्ट ओ, आप मान के चलिए ओ ऑब्जेक्ट, पोजीशन इसकी क्या थी? पोजीशन ए थी। उसके बाद ये किस पोजीशन पहुंच जाता है?
टाइम 30 सेकंड्स के बाद बी पोजीशन पे, ठीक है। अब इसी के साथ में यहां पे दूसरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पी, ठीक है। अब देखिए ये जो ऑब्जेक्ट ओ है, जब टाइम t = 0 सेकंड्स था ये अपनी जगह पे था, जब इसने मूव करना स्टार्ट किया t = 30 सेकंड्स के बाद, यानी 30 सेकंड्स टाइम के बाद किस पोजीशन पे ये पहुंच गया? ये पहुंच गया पोजीशन बी पे। ऑब्जर्व कौन कर रहा था? मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा था। क्या मैं इन्फर कर रहा था? मैं इन्फर कर रहा था कि ये जो ऑब्जेक्ट ओ है ये मोशन में है। क्या है? मोशन। क्यों मोशन में है? बिकॉज इट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अब लेकिन अब जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर यहाँ पे P है। क्या है? P। ये जो ऑब्जर्वर है ये भी इसी के साथ चल रहा है, ये भी इसी के साथ चल रहा है, ठीक है। सपोज अगर मैं जॉगिंग कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? जॉगिंग कर रहा हूं। अगर मुझे दूर से कोई देखता है कि वो वहां पे बोल सकता है कि मैं मोशन में, क्या हूं? मोशन में। लेकिन अगर मेरे साथ कोई और मेरे साथ ही चल रहा है, मेरे साथ ही जॉगिंग कर रहा है, तो उसको क्या लगेगा? उसको लगेगा कि मैं रेस्ट पे हूं, मुझे लगेगा कि वो रेस्ट में, ठीक है। तो ये होती है, क्या है कि इफ एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन with respect to time and with respect to observer, that object is said to be in motion, that object is said to be in motion, ठीक है। अब डायरेक्टली हम किसी चीज को बोल सकते हैं कि ये मोशन में है। सपोज गाड़ी चल रही है रोड पे, हम सीधा बोल सकते हैं कि गाड़ी मोशन में, गाड़ी मोशन में। इसी तरह से मैं चल रहा हूं, मैं इधर उधर कर रहा हूं, आपको लग रहा है, आपको दिखाई दे रहा है कि मैं मोशन में हूं, मैं मोशन में, ठीक है। लेकिन कुछ इवेंट्स ऐसे हैं जिनको डायरेक्टली हम इन्फर नहीं कर सकते कि क्या ये मोशन में है कि नहीं है, क्या ये मोशन में है कि नहीं है। लेकिन इनडायरेक्टली उनका जो इंपैक्ट, उनका जो इफेक्ट होता है उससे हम ये इन्फर कर सकते हैं कि ये मोशन में। सपोज कौन सा ऐसा इवेंट है, मिसाल के तौर पर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर बोलूंगा कि विंड ब्लो कर रहा है, विंड ब्लो कर रहा है। हमें नजर नहीं आ रहा है कि हवाएं चल रही है, मत ना नजर आ रहा है। हम नहीं बोल सकते हैं कि हवा मोशन में है। कब तक नहीं बोल सकते हैं? कि जब तक इस हवा की वजह से अब क्या होगा, ये जो इसके सराउंडिंग में प्लांट्स है, सराउंडिंग पे जो प्लांट्स है, प्लांट्स के ऊपर क्या है? लीव्स है। क्या है? लीव्स। ये लीव्स क्या हो जाएंगे? मोशन में हो जाएंगे, मोशन में स्टार्ट, यानी मूव करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जब ये लीव्स इस एयर की वजह से, इस विंड की वजह से जब ये इनमें मोशन आएगी, तभी जाके मैं इन्फर कर सकता हूं कि ये जो एयर है ये किस में है? मोशन में है, ठीक है। डायरेक्टली मुझे नजर नहीं आ रहा है कि ये मोशन में। इसी तरह से सीजन चेंज होते हैं। क्या होते हैं? सीजन चेंज। कभी ऑटम, कभी स्प्रिंग, कभी समर, कभी विंटर। इसी तरह से सनराइज, सनसेट, ये इवेंट्स है। क्या है? इवेंट्स। लेकिन ये किसके कॉन्सिक्वेंसेस है? ये सीजन्स बनना, ये सन का राइज होना, सन का सेट होना, ये किसके कॉन्सिक्वेंसेस है? दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मोशन ऑफ अर्थ, मोशन ऑफ अर्थ। अर्थ की मोशन को हम डायरेक्टली इन्फर नहीं कर सकते हैं, इन्फर नहीं कर, लेकिन जो उस अर्थ की मोशन के जो कॉन्सिक्वेंसेस है, अर्थ की मोशन के जो कॉन्सिक्वेंस, उनको हम इन्फर कर सके। उनके बेसिस पे, ऑन दैट बेसिस वी कैन से दैट अर्थ इज इन मोशन, अर्थ इज इन मोशन। अदरवाइज हमें पता भी नहीं चलता है कि हम भी किसके अराउंड में घूमते रहते हैं, किसके अराउंड घूमते रहते हैं? सन के अराउंड घूमते रहते हैं। कैसे घूमते रहते हैं? क्योंकि अर्थ हमेशा किसके अराउंड ये रिवॉल्व करती है? सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। लेकिन हम डायरेक्टली वो इन्फर नहीं कर सकते हैं। तो समझाने का मतलब यहां पे ये है कि कुछ इवेंट्स ऐसे हैं या कुछ मोशंस ऐसी है जो सीधे तरह से हम बोल सकते हैं, डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि these objects are in motion or this object is in motion. By simply observing the event we can say that this object is in motion. लेकिन कुछ इवेंट्स ऐसे हैं जिनका इंपैक्ट देख के हम बोल सकते हैं या जिनके कॉन्सिक्वेंसेस देख के हम बोल सकते हैं कि वी कैन इन्फर दैट दिस इज इन मोशन। एग्जांपल के तौर पे अर्थ मोशन में है, डायरेक्टली हम ये नहीं कह सकते कि अर्थ मोशन में। लेकिन कैसे पता चलेगा अर्थ मोशन में? हम देखते हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये है कि ये जो अर्थ क्या कर रही है, अर्थ की रोटेशन से क्या होता है? सीजन्स बन जाते हैं, डे एंड नाइट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? डे एंड नाइट। और अर्थ के रिवोल्यूशन से क्या बन जाता है? सीजन्स बन जाते हैं, ठीक है। सीजन्स बन जाते हैं, सनराइज, सनसेट, ये सारा कुछ क्या है? ये सारा कुछ दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मोशन ऑफ अर्थ, ठीक है। यहां तक तो बात क्लियर है। अब हम
चलते हैं पैरामीटर्स ऑफ मोशन। क्या डिस्कस करेंगे? पैरामीटर्स ऑफ मोशन। देखिए ये जो मोशन है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें कुछ पैरामीटर्स उनके बारे में जरूरी पता होना चाहिए, ठीक है। कुछ पैरामीटर्स के बारे में हमें जरूरी पता होना चाहिए। सपोज हमें पता होना चाहिए कि डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस क्या है, हमें पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस कुछ पैरामीटर्स हमें पता होने चाहिए। ऑन द बेस ऑफ दोज पैरामीटर्स हमें मोशन, एक तो हमें मोशन समझ में आएगी, दूसरा मोशन के रिलेटेड जो भी कैलकुलेशन हमें करनी होगी वो हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है। जो भी न्यूमेरिकल वगैरह आपको सॉल्व करनी होगी वो आपको इजी हो जाए। क्यों इजी होगा? क्योंकि जब इनके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होगी, ये पैरामीटर जिनको हम कहते हैं, इससे क्या होता है, एक तो मोशन को समझना इजी हो जाता है, दूसरा मोशन के रिलेटेड जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हमें करनी होगी वो इजी हमारे लिए वो इजी बन जाता है, ठीक है। अब फर्स्ट पैरामीटर क्या है? डिस्टेंस है। क्या है? डिस्टेंस। सेकंड पैरामीटर है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन। इनको हम अलग अलग लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं? अलग अलग लेटर से रिप्रेजेंट। सपोज डिस्टेंस को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी को वी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीड को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये इनके रिप्रेजेंटेशन है। डिस्प्लेसमेंट स्मॉल एस से हम रिप्रेजेंट, ठीक है। डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, एक एक करके हम इन सारे पैरामीटर्स को हम अच्छे से डिटेल में इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सपोज मैं अगर आपको बोलूं व्हाट इज द डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है? अगर मैं यहां पे अपने घर में हूं, घर से निकल के मैं कहां पे चला गया? मस्जिद में चला गया। कहां पे चला गया? मस्जिद में चला गया। मस्जिद के बाद मैं कहां पे चला गया? स्कूल चला गया। कहां पे? स्कूल चला गया। तो ये जो पाथ मैंने कवर की, घर से मस्जिद, मस्जिद से स्कूल, इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? कल भी थोड़ा मैंने आपको समझाया जब हम क्या डिस्कस कर रहे थे, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। वहां पे भी मैंने आपको समझाया कि व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। क्यों डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, क्यों डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ये हमने क्या किया? ये हमने कल डिस्कस किया, ठीक है। आज हमें अब क्या देखना है? आज हम थोड़ा बहुत डिटेल में देखेंगे डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक है। इसको समझने के लिए यहां पे आप सिंपल इलस्ट्रेशन मैं आपको देता हूं, ठीक है। देखिए यहां पे एक ऑब्जेक्ट ए है, ठीक है। इसकी पोजीशन क्या है? ओ। इसकी पोजीशन क्या है? ये पोजीशन ओ पे है। इसने मूव करना स्टार्ट किया, ये पहुंच गया किस पे? पोजीशन पी पे। किस पे? पोजीशन पी। जब ये पोजीशन पी पे पहुंच गया, उसके बाद इसने ऐसे टर्न लिया, पहुंच गया किस पोजीशन पे? पोजीशन जेड। किस पे? पोजीशन जेड, ठीक है। ये इसकी फाइनल डेस्टिनेशन है। इसने स्टार्ट किया कहां से? इसने मूव करना स्टार्ट किया ओ से स्टार्ट इसने किया, कहां पे पहुंच गया? जेड पे। तो इसने कितनी लेंथ इसने कवर की, कितनी पाथ लेंथ इसने कवर की, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। सपोज ओ से पी तक कितनी डिस्टेंस है? ओ से पी तक है 3 मीटर। कितने डिस्टेंस है? 3 मीटर या 4 मीटर। कितनी है? 4 मीटर, ठीक है, ठीक है। अब पी से जेड कितनी है? 3 मीटर। कितनी है? 3 मीटर। देखिए एक ऑब्जेक्ट है, उसकी पोजीशन, पहले वो किस पोजीशन पे था? पहले वो पोजीशन ओ पे था। अब जब इसने मूव करना स्टार्ट किया, ठीक है, कुछ टाइम के बाद ये पहुंच गया किस पॉइंट पे? पॉइंट पी पे, ठीक है। वहां से उसने टर्न लिया, किस पोजीशन पे आ गया वो? पॉइंट जेड पे। अब मुझे बोलना है कि इसने कितनी डिस्टेंस कवर की, कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, ठीक है। कितनी डिस्टेंस इसने कवर कर ली? O to P, P to Z। O to P कितने डिस्टेंस है? 4 मीटर। और
P to Z कितनी डिस्टेंस है? 3 मीटर। 3 मीटर। टोटल कितनी डिस्टेंस बन जाती है? 7 मीटर। ठीक है, तो ये बन गई इसकी डिस्टेंस, ये बन गई इनकी इसकी डिस्टेंस। लेकिन कल मैंने आपको बोला था कि जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। अब मुझे बोलिए यहाँ पे इनिशियल पॉइंट क्या है और फाइनल पॉइंट क्या है? इनिशियल पॉइंट यहाँ पे सिंपली क्या है? इनिशियल पॉइंट इज O एंड फाइनल पॉइंट इज Z। फाइनल पॉइंट इज Z। इनके बीच में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी है? सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऐसे बन सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बन सकते हैं। ठीक है, अब मुझे बोलिए डिस्टेंस, तो मुझे पता चली कि डिस्टेंस कितनी है? 7 मीटर। 7 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट कितनी है? डिस्प्लेसमेंट को निकालने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा? O और Z के बीच में जो लेंथ होगी, जो डिस्टेंस होगी, वो मुझे कैलकुलेट करनी होगी। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एक थ्योरम यूज कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसमें बेस क्या है? बेस इज, इसकी बेस क्या है? 3 मीटर। बेस, हाँ, बेस है पी जेड। क्या है? बेस जेड। हाइपोटेन्यूज क्या है? ओ पी। और परपेंडिकुलर क्या है? ओ जेड। हाइपोटेन्यूज इसका ये है ओ जेड जो है ना, जिसको हम कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर। ठीक है, देखिए हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या है? हाइपोटेन्यूज ओ जेड। ओ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू बेस पी जेड स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज ओ पी स्क्वायर। अब इनमें वैल्यू पुट कीजिए। ओ जेड स्क्वायर इसको हमें फाइंड करना है, ये रहेगा ऐसे ही ओ जेड स्क्वायर पी जेड इसका वैल्यू क्या है? 3 मीटर। पी और जेड इसकी डिस्टेंस कितनी है? 3 मीटर। 3 मीटर, लेकिन स्क्वायर है। ठीक है, और ओ पी कितना है? ओ पी इज 4 स्क्वायर। ओ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 जार 9 प्लस 4 4 जार 16। ओ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25। ओ जेड को जब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, ओ जेड पे जो स्क्वायर है ये ये 25, ये 25 पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, 25 क्या बन जाएगा? अंडर रूट 25। क्या बन जाएगा? अंडर रूट 25। ओ जेड इज इक्वल टू रूट 25 इज इक्वल टू 5। ठीक है, मेरी डिस्प्लेसमेंट क्या बन गई? अब मेरी डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 5 मीटर। कितनी है? 5 मीटर। ठीक है, ये सिंपल मेथड है जिसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जब भी आपको ऐसी सिचुएशन आएगी किसी भी न्यूमेरिकल में, तो आप ये थ्योरम यूज करके आप क्या ये जो है डिस्प्लेसमेंट आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो समझाना मुझे क्या है कि मुझे ये समझाना है कि डिस्टेंस कितनी थी? 7 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 5 मीटर। क्या ये 5 मीटर 7 मीटर से ज्यादा है कि कम है? 7 मीटर से कम है। कल शायद प्रीवियस लेक्चर में, कल के लेक्चर में मुझे एक गलती हुई थी। मैं ऐसी जल्दी जल्दी जब बोल रहा था, मैंने वहां पे एक वैल्यू लिखाया था, जो वैल्यू किससे ज्यादा था? वो था किससे ज्यादा? डिस्टेंस से ज्यादा। लेकिन यहां पे मैं उसको करेक्ट कर रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकती है। डिस्टेंस, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, इट कुड बी ईदर लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। या तो ये डिस्टेंस के बराबर हो सकती है या डिस्टेंस से कम हो सकती है। कैसे हो सकती है? ये तो हमने यहाँ पे देखा कि ये डिस्टेंस से क्या है? कम है। अब देखना कि ये कैसे डिस्टेंस के बराबर हो सकती है। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए, इसने मूव स्टार्ट करना, इसने मूव करना स्टार्ट किया, ये पहुंच गया पॉइंट बी पे। ठीक है, पॉइंट ए पॉइंट बी पे पहुंच गया, तो ये जो डिस्टेंस है ये है 5 मीटर। कितनी है? 5 मीटर। लेकिन उसके बाद फिर से उसने मूव किया, ये पहुंच गया पॉइंट सी पे। किस पे? पॉइंट सी पे। डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस है 2 मीटर। डिस्टेंस है 2 मीटर। तो अब यहां पे होता क्या है, इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी है? टोटल डिस्टेंस इज AB plus BC, that will be equal to 5 plus 2 is equal to 7 meters. 7 meters ये बन की इनकी इसकी डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितनी है? डिस्प्लेसमेंट हमें पता है, that is the shortest distance between initial and final point। तो shortest distance क्या है initial और final point के बीच में? ये है A and C। A and C, A and C के बीच में कितनी डिस्टेंस है? That is also equal to 7 meters। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि डिस्टेंस it could be either equal to or less than distance, लेकिन डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, कल थोड़ा जल्दी जल्दी बोलने में ये हो गया था, मैंने लिखवाया था कहीं पे डिस्टेंस से ज्यादा इसको लिखा था, इसका वैल्यू उसको करेक्ट कीजिए। ठीक है,
तो ये होता है कॉन्सेप्ट किसका, डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकती है। अब आप यहाँ पे सिंपल पॉइंट लिख सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है, मैं ज्यादा आपको नहीं लिखवा रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी आपके पास जो भी नोट्स है या जो भी बुक है वगैरह ये सारा कुछ उसमें दिया हुआ होता है, ठीक है। अब रिपीटेशन के लिए मेरे रिपीट करने से उसमें कुछ ना तो इंक्रीज होगा ना तो डिक्रीज होगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है मैं कॉन्सेप्ट को क्या कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए मैं ज्यादा आपको नहीं लिखवा रहा। जहां जहां पे मुझे लगेगा कि आपको ये लिखना जरूरी है वहां पे मैं आपको लिखवाऊंगा, ठीक है। आप देखिए ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो क्या है, इट इज द एक्चुअल डिस्टेंस, इट इज द एक्चुअल डिस्टेंस और इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। क्या, एक्चुअल पाथ लेंथ covered by an object. Distance displacement है, it is the actual path length, टोटल पाथ लेंथ जो भी कोई ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है ड्यूरिंग ट्रैवल, जब भी वो चल रहा होता है वो कितनी डिस्टेंस, वो कितनी पाथ लेंथ कवर कर रहा है वो क्या बन जाती है, उसकी डिस्टेंस बन जाती है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बन जाती है। लेकिन व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ये हमने जब इलस्ट्रेशन मैंने आपको दी थी उसमें मैंने ये सारा कुछ एक्सप्लेन किया। अब इनका यूनिट क्या है, देखिए डिस्टेंस में भी हम क्या करते हैं, उसमें भी डिस्टेंस में लेंथ मेजर कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट में हम क्या मेजर कर रहे हैं, इसमें भी क्या मेजर कर रहे हैं, लेंथ मेजर कर रहे हैं। लेंथ का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर, इसका भी ऐसा यूनिट मीटर, डिस्प्लेसमेंट का भी ऐसा यूनिट मीटर। ये सिंपल पॉइंट है, ये ज्यादा एक्सप्लेन करने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। अब तीसरा पॉइंट है डिस्टेंस, इट कैन नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है ये नेगेटिव हो सकती है, इट कैन बी नेगेटिव, नेगेटिव। ये मैं अभी आपको समझाऊंगा। एक और पॉइंट है, ये जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस जीरो भी नहीं हो सकते, ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इट कैन बी जीरो, ये जीरो हो सकते। जल्दी जल्दी इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकते। सपोज यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, देखो यहां पे अगर इस ऑब्जेक्ट ने मूव किया, कितना मूव किया, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3, कुछ ना ये मूव करेगा, कुछ ना कुछ ये मूव करेगा, ठीक है। चाहे ये मिलीमीटर में मूव करेगा, चाहे सेंटीमीटर में मूव करेगा, चाहे मीटर में, किलोमीटर में, किस में मूव करेगा, कुछ ना कुछ इसकी डिस्टेंस होगी, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट था, ये जब आगे चला, सपोज मैंने इतनी डिस्टेंस कवर की, मैं बोल सकता हूं यहां से यहां तक इसकी डिस्टेंस, इसने कोई डिस्टेंस कवर नहीं की, मैं ऐसा नहीं कह सकता। कुछ ना कोई डिस्टेंस है, मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में, मीटर में, किसी ना किसी यूनिट में कोई ना कोई डिस्टेंस कवर जरूर करेगा, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये कभी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, दैट कैन बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है। कैसे जीरो हो सकती है, सपोज ये देखिए, ये एक देखिए अब कोई ऑब्जेक्ट है, आप कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसने यहां से चलना स्टार्ट किया, स्टार्ट किया, ऐसे चल रहा है, वो ऐसे चल रहा है, यहां पे पहुंच गया, यहां पे पहुंच गया, यहां पे, एट द एंड फिर से वो कहां पे पहुंच रहा है, यहां पे पॉइंट ए पे, ठीक है। ये क्या है, ये सर्कुलर मोशन में चल रहा है। किस मोशन में चल रहा है, सर्कुलर पाथ बना। देखो यहां से ए से यहां पे सपोज बी से सी से डी से ई, फिर से ए पे पहुंच रहा है, ठीक है। अब कौन सी पाथ बन जाती है, सर्कुलर पाथ बन। यहां पे मान के चलिए ये जो इसका रेडियस है, ये जो इसका रेडियस है, इसका रेडियस कितना है, 7 मीटर, कितना है, 7 मीटर। अब मुझे आप बोलो कि इसने कितनी डिस्टेंस कवर की और इसकी डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है और इसने कितनी डिस्टेंस इसने कवर की। ये सिंपल है, देखिए अगर हम इसकी डिस्टेंस कवर करेंगे तो डिस्टेंस कितना बन जाएगा, d इज इक्वल टू पाई आर, कितना बन जाएगा, पाई आर। पाई का वैल्यू क्या है, d इज इक्वल टू, पाई का वैल्यू क्या है, 22/7 इंटू आर, रेडियस कितना है, 7, ठीक है।
डिस्टेंस का वैल्यू कितना बन जाता है पाई आर, सॉरी इट इज 2 पाई आर, क्या है 2 पाई, क्योंकि सर्कल की जो सर्कमफरेंस है उसका वैल्यू कितना होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर। अब देखिए ये सर्कल में चल रहा है, किस में चल रहा है, सर्कुलर पाथ बना रहा है। इसकी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दैट इज 2 पाई आर, 2 पाई आर। d इज इक्वल टू 2 का वैल्यू ऐसे ही रहेगा, पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 इंटू 7 किसका वैल्यू है, 7 इज द रेडियस, 7 इज द रेडियस, ठीक है। अब 2 ऐसे ही रहेगा इंटू 22 ऐसे ही रहेगा, 7 और 7 कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। d इज इक्वल टू 22 इंटू 2 इंटू 22 इज इक्वल टू 44 मीटर इसकी बन जाती है, क्या डिस्टेंस बन जाती है। इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी बनेगी, डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट क्या है a, फाइनल पॉइंट क्या है वही a, इसका फाइनल पॉइंट भी है। तो जब वही इनिशियल पॉइंट होगा वही फाइनल पॉइंट होगा तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी उन दो पॉइंट्स के बीच में। सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है, इसी पॉइंट के ऊपर मैं दूसरा पॉइंट डालूंगा, मैं आपको बोल रहा हूँ कि इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है 0 है, क्योंकि एक ही जगह पे ये लोकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, हमारा कॉन्सेप्ट जो पॉइंट मैंने आपको लिखवाया था कि डिस्टेंस कैन नेवर बी 0 बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0। डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकती है 0 भी हो सकती है। अब फाइनल यहाँ पे जो पॉइंट मैंने आपको लिखवाया था, ये जो डिस्टेंस है इट कैन नेवर बी नेगेटिव, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है ये नेगेटिव भी हो सकती है। कैसे नेगेटिव हो सकती है, सपोज ऐसे मान के चलिए यहां पे आप मानो कि ये ओरिजिन है, क्या है ओरिजिन है, ठीक है। अब O से A तक, A से B तक, B से C तक, यहां से 10 मीटर, ये है 10 मीटर, ये भी है 10 मीटर, B A B C। देखिए O से A तक कितनी डिस्टेंस है 10 मीटर, A से B तक कितनी डिस्टेंस है 10 मीटर, B से C तक कितनी डिस्टेंस है 10 मीटर। ये बस आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, अदरवाइज ये वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये जो यहाँ पे वैल्यू है न्यूमेरिकल वैल्यू, ये कुछ भी हो सकता है, ये 10 भी, 5 भी, 6 भी, 50 भी, व्हाटएवर जो भी आपकी मर्जी होगी। लेकिन यहाँ पे अंडरस्टैंड करने के लिए फॉर आवर कन्वीनियंस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी इक्वल डिस्टेंस है। तो अब होता क्या है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट, उसने मूव करना स्टार्ट किया, वो कहां पे पहुंच गया, O से A तक पहुंच गया, कितनी डिस्टेंस कवर की 10 मीटर, A से B तक डिस्टेंस कवर की कितनी है वो 10 मीटर, B से C तक डिस्टेंस कवर की कितनी है वो 10 मीटर। अब इसकी डिस्टेंस कितनी बन जाती है, ये केस फर्स्ट है, CSE केस फर्स्ट, तो डिस्टेंस कितनी बन जाती है 30 मीटर, कितनी 30 मीटर। अब यही ऑब्जेक्ट क्या है, अब वो वापस आ रहा है, C से B अभी किस डायरेक्शन में जा रहा था, ऐसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अभी वो किस डायरेक्शन में आ रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन, वापस आ रहा है। जहां तक वो पहुंच गया, C तक वो पहुंच गया, अब वो वापस आ रहा है। C से जब वो वापस आएगा तो वो कैसे वापस आएगा, वो आएगा फ्रॉम C टू B, देन फ्रॉम B टू A, देन फ्रॉम A टू O। C टू B कितनी डिस्टेंस है 10 मीटर, उसके बाद कितनी डिस्टेंस है B टू A, वो भी है 10 मीटर, उसके बाद A टू O कितनी डिस्टेंस है, वो भी है 10 मीटर, ठीक है। बात जब ये O पे पहुंचता है, यहां पे वो स्टॉप नहीं करता, बल्कि उसके बाद भी वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है। कहां तक चलता रहता है, यहां तक। यहां पे मानो कि ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P है, पॉइंट P भी समझ लो कि ये भी 10 मीटर है। अभी किस डायरेक्शन में चल रहा था, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है। अब वो जब C तक पहुंच गया, C पे उसने स्टॉप किया, उसके बाद फिर से वो वापस आना उसने स्टार्ट किया, ठीक है। जब वो वापस आ रहा है, किस डायरेक्शन में वापस आ रहा है, C टू B, B टू A, A टू O। O पे उसने अब स्टॉप नहीं किया, जो उसका इनिशियल पॉइंट था O, यहां पे इसने स्टॉप नहीं किया। O से इसने क्या किया, जो उसका ओरिजिन था उसने फिर से चलना स्टार्ट किया। सपोज ये मानो कि मैं यहाँ पे हूं, मैंने आगे ऐसे चलना स्टार्ट किया, जब मैं यहाँ पे पहुंच गया, मैंने टर्न किया, ये मेरा ओरिजिन, यहाँ पे मेरा ओरिजिन था, ये समझ लो कि ये जो लाइन है, मैंने इस लाइन से चलना स्टार्ट किया। जब मैं यहाँ पे पहुंच गया, यहां से मैं वापस आ गया, जब मैं लाइन पे पहुंच गया, ये मेरा ओरिजिन, मैंने यहाँ पे स्टॉप नहीं किया, मैं फिर से आगे चलने लगा, ठीक है। तो ये जो ओरिजिन है,
ओरिजिन के बाद जब ये चल रहा है कितना चल रहा है 10 मीटर चल रहा है। अभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा था, जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा था हम एज्यूम कर रहे थे कि ये क्या है, ये पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव। जब इसने रिवर्स डायरेक्शन में चलना किया ये क्या बन जाता है? नेगेटिव। क्या बन जाता है? नेगेटिव। अब मुझे बोलिए कि इसकी डिस्टेंस कितनी है, इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, टोटल डिस्टेंस इसकी कितनी है? टोटल डिस्टेंस कितनी है? 10 20 30। अब ये वापस आ रहा है, 30 प्लस 10 कितना हो गया? 40। 40 प्लस 10 कितना हुआ? 50। 50 प्लस 10 कितना हुआ? 60। अब फिर से 10 मीटर और चल रहा है। 50 प्लस 10 इज इक्वल टू 60 70। कितना बन जाता है? 70 मीटर। ये बन जाते हैं इसकी डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट कितनी है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अब इनिशियल पॉइंट क्या है? इनिशियल पॉइंट है O। फाइनल पॉइंट क्या है? फाइनल पॉइंट है C। क्या है? C। नो, फाइनल पॉइंट इज नॉट C। क्यों? क्योंकि वो C से वापस आ रहा है, C से वापस आ रहा है। कहां तक वापस आ रहा है? इस पॉइंट तक, P पॉइंट तक। तो फाइनल डिस्टेंस क्या फाइनल पॉइंट क्या बन जाता है? ये P। इनिशियल पॉइंट क्या है? O और P के बीच में कितनी डिस्टेंस है? 10 मीटर। कितनी है? 10 में। लेकिन क्या 10 माइनस 10 मीटर। क्यों? क्योंकि ओरिजिन के लेफ्ट साइड में वो चला जाता है। हम उसको एज्यूम करते हैं कि ये नेगेटिव डिस्टेंस है, ये नेगेटिव डिस्टेंस। ठीक है, तो यहां पे एक और पॉइंट जो मैंने लिखवाया था कि ये जो स्पीड है, ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। डिस्टेंस ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसे चलना स्टार्ट किया तो क्या कहते हैं इसको, अगर मैंने पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया, यहां से यहां तक जो टोटल पाथ लेंथ बन जाती है उसको हम कहते हैं डिस्टेंस। क्या कहते हैं? डिस्टेंस। ठीक है, अब डिस्टेंस को अगर मैं वापस से ऐसे आऊंगा, यहां तक चलूंगा, ठीक है, इसको हम नेगेटिव नहीं ले सकते। क्या इसको नेगेटिव नहीं ले सकते? क्यों नेगेटिव नहीं ले सकते? क्योंकि ये इसकी कंटिन्यूअस पाथ बन जाती है, टोटल पाथ बन जाती है। क्या बन जाती है? टोटल पाथ। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज द इनिशियल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अब लास्ट पॉइंट यहां पे समझे, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है। क्या होती है? स्ट्रेट लाइन। लेकिन जो डिस्टेंस जो होती है वो जरूरी नहीं है कि वो कभी स्ट्रेट लाइन हो सकती है लेकिन कभी नहीं हो सकती है। जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रेट लाइन हो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होती है? स्ट्रेट लाइन होती है। अब समझिए, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। मुझे इस पॉइंट ए से जाना है, कहां पे जाना है? पॉइंट बी तक जाना है। इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए मेरे पास बहुत सारे रास्ते हैं। जो रास्ता मुझे मर्जी हो मैं उस रास्ते पे चल के इस पॉइंट बी तक पहुंच सकता हूं, इस पॉइंट बी तक पहुंच सकता है। ठीक है, सपोज मैंने फर्स्ट केस में मैंने क्या किया, मुझे बी तक पहुंचना है, मैंने ए से स्टार्ट किया, डायरेक्टली इस पाथ को फॉलो किया, मैं पहुंच गया ए टू बी। उसके बाद मेरी मर्जी हुई, मैंने इस पाथ को फॉलो किया, मैं इधर घूम के आ गया और पहुंच गया कहां पे? बी। उसके बाद मेरा मन नहीं भरा, मैंने सोचा कि मैं और एक और रास्ता अपना लेता हूं। मैं ऐसे चल के आया, ऐसे यहाँ पे आइसक्रीम खाई, उसके बाद इधर चला गया, उसके बाद यहाँ पे मेरे फ्रेंड का मकान था, उसके बाद इधर आया, उसके इधर, लेकिन फाइनली कहां पे पहुंच गया? फाइनली बी पे पहुंच गया। ये एक और तरीका है मेरे पास बी तक पहुंचने का। लेकिन एक और तरीका भी हो सकता है कि मैंने सोचा चलो मुझे ए से बी जाना है, चलो पहले कहां जाता हूं? पहले मैं मामा के घर जाता हूं। ठीक है, उसके बाद मामा के घर यहाँ पे मैं स्टॉप किया, उसके बाद एक और मैंने शॉर्टकट लिया, मैंने सोचा कि यहीं पे मेरा फ्रेंड भी रहता है, पहले उसके घर जाता हूं। उसके बाद फ्रेंड के घर से जब मैं निकला, मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे एक पिकनिक स्पॉट है, पहले उसको देख के आता हूं। पिकनिक स्पॉट को भी मैंने देख लिया। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो मैं एग्जॉस्ट हो गया हूं, अब मैं कहां पे चला जाता हूं? पॉइंट बी पे चला जाता हूं। देखिए, इन शॉर्ट मैं ये बोल सकता हूं कि ए टू बी पहुंचने के लिए मेरे पास कितने तरीके हैं, मेरे पास मैं कितने पाथ्स को फॉलो कर सकता हूं? इनफाइनाइट, अनगिनत तरीके मेरे पास है ए टू बी तक पहुंचने के। लेकिन अलग अलग केस में डिस्टेंस क्या होगी? अलग अलग डिस्टेंस होगी। जब आप इस रूट से जाओगे तो डिस्टेंस कम होगी, जब आप ये वाला अपना लोगे, ये वाला रास्ता, इस रास्ते पे चलोगे तो डिस्टेंस थोड़ा बढ़ जाए। लेकिन जब आप पहले मामा के घर, दोस्त के घर, फिर इधर उधर भटक के जब आप आ रहे हो तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाए। सपोज अगर मुझे मस्जिद तक जाना है, मस्जिद तक जाने का रास्ता जो है ना वो शॉर्टकट वे है। ठीक है, जो रोड का रास्ता जा रहा है, पहले मुझे स्ट्रेट जाना है, उसके बाद लेफ्ट जाना है, मैं कहां पे पहुंच जाऊंगा? मस्जिद पे। लेकिन इसी मस्जिद को जाने के लिए दूसरा रोड जो यहां से जा रहा है, पहले मुझे स्ट्रेट जाना है, उसके बाद राइट लेना है, उसके बाद लेफ्ट लेना है, एट द एंड कहां पे पहुंचना है मुझे? मस्जिद। एक और रास्ता मेरे पास है, मैं पहले रोहमा जाऊंगा, उसके बाद फिर से नौगाम की साइड में, वहां से वापस आ जाऊंगा, फिर
घूम घूम के भटक के शोकपुरा से कहीं ना कहीं मतलब इधर उधर भटक मैं कहां पे पहुंच जाऊंगा, मस्जिद में लेकिन डिस्टेंस में कब ज्यादा डिस्टेंस होगी, कब डिस्टेंस तब कम होगी जब मैं सीधा रोड जो इसका शॉर्टकट जा रहा है डिस्टेंस कम होगी, रहमत से जाऊंगा फिर नौगांव वगैरह उस वो वाला रूट अगर मैं उस रूट पे चलूंगा, उस ट्रैक पे चलूंगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगी। लेकिन ये किस केस में होता है, ये डिस्टेंस की केस में होता है, डिस्प्लेसमेंट में ऐसा नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हमेशा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अगर आपको कैलकुलेट करनी होगी, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसका वैल्यू को क्या होगा, वो होगा जो डिस्टेंस किन के बीच में होगी, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट क्या है, इनिशियल पॉइंट इज ए, फाइनल पॉइंट क्या है, फाइनल पॉइंट इज बी। इनके बीच में जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो बन जाती है आपकी क्या, डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज दिस स्ट्रेट लाइन, दैट इज ए टू बी, इसका वैल्यू जो हमें मिलेगा वो बन जाता है हमारे लिए क्या, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये मैंने कल भी आपको समझाया था, लेकिन कल एक मिस्टेक ये हुई थी कि मैंने आपको एक जगह पे लिखवाया था कि वैल्यू, डिस्टेंस का वैल्यू किससे कम लिखवाया था, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन हमेशा याद रखना डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकती है, डिस्टेंस का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो भी हो सकती है। कैसे जीरो हो सकता है, मैंने आपको समझा, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे नेगेटिव हो सकता है, उसकी इलस्ट्रेशन मैंने आपको दी। डिस्टेंस जो होती है ना, वो किसी भी पाथ को फॉलो करके हम डिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। डिस्टेंस में ऐसा नहीं होता है, डिस्टेंस या तो स्ट्रेट लाइन हो सकती है या कोई जिगजैग लाइन हो सकती है, या जो भी पाथ आप कवर करते हो उसी पाथ को जो एक्चुअल लेंथ होती है, जो एक्चुअल पाथ आप कवर करते हो उसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ये था किसका कंसेप्ट, ये था पैरामीटर्स। कौन से पैरामीटर्स आज हमने देखे, आज हमने दो पैरामीटर्स देखे। कौन कौन सा पैरामीटर, फर्स्ट वन इज डिस्टेंस और सेकंड वन इज डिस्प्लेसमेंट। इनको हमने थोड़ा कंपेयर किया, क्या किया, कंपेयर। डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, थोड़ा बहुत इनको आपस में कंपेयर किया। ठीक है, ये कंपैरिजन आपको पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि ये जो मैंने आपको लिखा है 3-4 पॉइंट्स, कब जीरो होती है, कैसे नेगेटिव होती है, क्या इक्वल होती है वगैरह, ये मैंने आपको सारा कुछ समझाया। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि डिस्टेंस जो है इट कुड बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट एस, डिस्टेंस कैन नेवर बी लेस देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस या तो ये किससे बराबर हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकती है, यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू एक ही हो सकता है। ठीक है, एक ही, या डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू किससे कम हो सकता है, डिस्टेंस का कम होगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि ये जो डिस्टेंस है ये किससे कम है, डिस्प्लेसमेंट से कम है। ठीक है, ये था आज का टॉपिक, कल हम कैरी ऑन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।